हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहता है जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने स्टडी किया 1826 में अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, और द रिलेशन बिटवीन दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। इन दोनों के रिलेशन को ही, मतलब आई और वी के रिलेशन को ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ। नाउ दिस लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportion to the potential difference across the ends of the conductor. ठीक है, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, और जो टेम्परेचर होगा एंड अदर फिजिकल कंडीशंस उनको सेम रखा जाए अगर। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रोवाइडिंग temperature and other physical conditions of the conductor same। ये लॉ कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की का टेम्परेचर और फिज़िकल कंडीशंस को सेम रखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैथमेटिकली हम इस लॉ को लिखें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट I। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इन्वर्सली का भी मतलब बताया था। इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली का मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली करंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट भी डिक्रीज़ होगा। मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और जो ये डायरेक्टली का साइन है इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन लगा देंगे जो कि होता है R। अब हम यहाँ लिख देते हैं V पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन था I के, अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो हम एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू R I। okay, where R is the constant of proportionality and is known as resistance। इसे हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया है, किसका? ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R वेयर R इज कॉन्स्टेंट। अब इस फॉर्मूले से हमें दो चीज़ें पता लगती हैं। एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास जितने भी फॉर्मूले आए हैं इनकी मैं नंबरिंग डाल देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फार्मूला जो कि हमने डिराइव किया है। दिस इज़ आवर सेकंड फार्मूला। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये दोनों हैं तो एक ही, बट हमने नंबरिंग डिफरेंट कर दिया है। ओके, और इससे हमें पता लगा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ V across the end of conductor to the current flowing through it, कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है करंट, it remains constant। ये कांस्टेंट होता है कब? जब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जो कि हम रखते हैं वो कंडक्टर की सेम रहें तो। दूसरा, these are inversely to each other means I and R are inversely to each other means अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रखना। ठीक है, सो दिस इज़ आर ओम्स लॉ ट्रायंगल। ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। इसमें क्या है, हमने अभी अभी फॉर्मूला हमारा डिराइव किया था ओम्स लॉ वाला, उसमें क्या था? V इज़ इक्वल टू आई आर वेयर R इज़ कॉन्स्टेंट। अगर हम I के कंटेक्स्ट में निकालें तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन
आर। ओके, और तीसरा ये हमने अभी अभी पढ़ा था, V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है अगर कंडक्टर का टेम्परेचर और दूसरी कंडीशंस हमने सेम रखी हो तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, नीचे ही बना लेंगे इसके। ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है बिटवीन V एंड I। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ आवर x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे V, मैं इस x को काट दूँ, यहाँ हम ले लेंगे V और यहाँ हम लेंगे करंट। तो हमने पढ़ा था V डायरेक्टली होता है I के, है ना, मतलब अगर V बढ़ेगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली करंट भी बढ़ेगा, तो इसका स्लोप जाएगा स्ट्रेट, ओरिजिन से स्ट्रेट जाएगा। ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, कई बार ग्राफ भी आ जाता है तो आप इसे याद रखना। ठीक है, और अभी अभी हमने बात की कि हाँ ये रहा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर तो मैंने आपके लिए डाल दी और ये समझाने में काफ़ी इजी भी है। ठीक है, एक और थी, मैं वो लगा देती हूँ, हाँ ये वाली। तो दिस इज़ आवर, दिस फॉक्स इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस रैबिट्स आर, जो भाग रहे हैं, दिस अ करंट एंड दिस इज़ वोल्टेज। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो करंट भी ज़्यादा रहता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो करंट भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये वाला खरगोश अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इसको अंदर धकेल पाएगा, है ना, बट अगर यही वीक होगा ये वाला तो ये इसे अंदर धकेल नहीं पाएगा। ठीक है, मीन्स इसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके अंदर धकेले जाने से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इसमें हमें ये बताया कि अगर रेजिस्टेंस, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स जो इसने रस्सी पकड़ी हुई है अगर वो ज़्यादा हुआ तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर इसकी जो ये रोप है वो लूज़ होगी तो ये अंदर जा पाएगा। मीन्स रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली टू करंट, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये अंदर नहीं आ पाएगा, मीन्स ये नहीं जा पाएगा अंदर, और अगर ये लूज़ होगा तो ये अंदर चला जाएगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ओके, सो इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ये भी ऐसे ही है, दिस इज़ ओम, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज़ आवर करंट। इसमें भी वही है, अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये अंदर जा पाएगा, मीन्स दे आर डायरेक्टली, और अगर इसका ज़ोर ज़्यादा हो गया तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, मीन्स दे आर इनवर्सली टू ईच अदर। ओके, सो आई होप आपको इस पिक्चर के थ्रू समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कल पढ़ लिया था, करंट हम परसों पढ़ चुके थे, बट हमने अभी तक रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा, है ना। तो इस पिक्चर से आपको क्या शो हुआ कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, यही तो पढ़ा है हमने इस पिक्चर में। तो रेजिस्टेंस को अगर हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर सबसे बेस्ट है, अगर आपको इस पिक्चर से भी समझ नहीं आया ना तो मतलब आपको कभी समझ नहीं आ सकता रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is a property of a conductor to oppose the flow of charge through it. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। ओके, इससे हमें ये भी पता लग गया दैट आर इनवर्सली टू आई, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय आर इज़ इक्वल टू वी आई, ये हमने अभी भी पढ़ा था। तो हम लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट
फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैं अगर आपने सुन लिया हो तो आप मतलब लिख लेना, या फिर मैं लिख देती हूँ अभी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो आप खुद लिख लेना, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, सो अभी हमने कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस की। आई होप आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। ओके, और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूँ, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम, ठीक है, और इसका सिंबल होता है दिस। ओके, और सिंस R इज़ इक्वल टू VI हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे 1 ओम, सॉरी मैं लिख देती हूँ, ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और वोल्ट किसकी है SI यूनिट? हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज़ V, और एम्पियर करंट की, ठीक है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 ओम इज़ इक्वल टू 1V अपॉन 1A, या फिर 1V और इनवर्स। ओके, तो किसी भी तरह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ ओम। अगर ओम को हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 ओम जब होगा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, मैंने ये पूरी डेफिनेशन लिखी नहीं है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं वो लिख भी दूंगी, पर आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें हमें बोला है कि 1 ओम जब होगा जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे इन अ कंडक्टर। ओके, सो सिंपल थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, मतलब करंट कैसे वेरी करता है विद रेजिस्टेंस। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया था V इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। अगर V हमारा कांस्टेंट है, V को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बट ये होगा जब V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो दीज टू आर इन्वर्सली टू ईच अदर, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ओके, एंड इफ़ रेजिस्टेंस इज़ हाफ, अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट डबल हो जाएगा। ओके, या फिर हम इसे 1/3 कर दें रेजिस्टेंस को तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 कर दें तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब दे आर इन्वर्सली टू ईच अदर। ये 1/4, ये 1/3 तो ये 3 टाइम्स, ये 1/2 तो ये 2 टाइम्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर हम इसे 3 टाइम्स कर दें तो ये 1/3 हो जाएगा। हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, बट द कंडीशन इज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम एक कंडक्टर को मान लेते हैं, लेट्स से कोई आयरन, कॉपर, सिल्वर, मतलब जो भी है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है अ कंडक्टर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस, ये इसके फ्री आयंस हो गए। ओके, तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन, जब हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है।
और जब ये मूव करेंगे ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से भी, और विद द एटम या फिर आयंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो दी जो ये कोलिजन हुई है इट अपोज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ओके। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट को अपोज किया जा रहा है, एंड दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। और मोर द कोलिजन सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर मोर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर में। आपको दोबारा से बता देती हूँ दैट दिस इज़ आवर कंडक्टर, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्री आयंस हैं। जब हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को इसके अंदर मेंटेन करेंगे तो फ्री आयंस मूव करेंगे वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड, और जब ये कोलाइड, जब ये इनकी मूवमेंट होगी दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द अदर एटम्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये जो कोलिजन हो रहा है इनका, इट विल अपोज द मूवमेंट ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मतलब मूव नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस अपोजिशन, जो ये अपोजिशन हो रहा है टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट होना, मतलब रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज़्यादा ओपोजिशन होगी और उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सो हमारा नेक्स्ट आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट used in an electric circuit to change the current without changing the potential difference across the circuit. This is called variable resistance. मतलब करंट को चेंज करना, कम या ज़्यादा करना विदाउट चेंजिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, बट वेरिएबल रेजिस्टेंस इज़ अ दैट कंपोनेंट जो कि करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट आता है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट होता है इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करने का रियोस्टेट एक डिवाइस है, ओके। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि रियोस्टेट एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है इन अ सर्किट। कैसे? हमें पता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है करंट के, ठीक है। तो रियोस्टेट का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस, कम या ज़्यादा करना, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी यही था कि करंट को कम ज़्यादा करना विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और रियोस्टेट भी वही है। रियोस्टेट में क्या है कि रेजिस्टेंस और करंट ही मेन है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं रियोस्टेट एक्ट एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। दिस इज़ आवर रियोस्टेट। आप मतलब आप अपनी लैब्स में इसे देख सकते हैं। जब 11th-12th में आप लोग पहुंचेंगे तो इसका बहुत यूज़ होता है, तो तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। पर अभी के लिए आप सिर्फ इसकी पिक्चर देख लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर्स रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपोजिशन। और ये रेजिस्टेंस किसको देगा? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं रेजिस्टर एक स्पेसिफिक वैल्यू का होता है, जैसे कि 5 ओम का रेजिस्टर, 100 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। बट इन रियोस्टेट आप ये देख पा रहे होंगे कि ये स्लाइडर इसलिए होता है ताकि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। लेकिन रेजिस्टर क्या होता है? किसी हम मेटेलिक वायर में लगाते हैं या फिर किसी कंडक्टर में लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू का ही होता है, उसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पिक्चर भी डाली होगी, इसमें नहीं है, जैसे कि ये रहा,
जैसे आपने ये देखा होगा, जो हमारी दिवाली की लाइट्स हम जो लगाते हैं, तो उसका जो रिमोट होता है, उसमें एक बटन होता है, तो उसको अगर आप कभी खोल कर देखेंगे तो आप उसके अंदर ऐसे ऐसे डिवाइस पाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ रेजिस्टर, जो कि ऑफर करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और 2 रुपये का ये आता है, और इसकी मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, 2 ओम का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। बट रियोस्टेट में क्या है, कहाँ गया रियोस्टेट, ये रहा। रियोस्टेट के स्लाइडर को हम चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, मतलब जितना भी हमें करंट चाहिए, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, अगर हम इसके रेजिस्टेंस को ज़्यादा करें तो मतलब हमें करंट कम चाहिए, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में हम पढ़ेंगे कि गुड कंडक्टर कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड कंडक्टर की। तो इसमें हम बोलेंगे कि वो कंडक्टर या फिर वो मटेरियल विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज गुड कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर हमें लो रेजिस्टेंस दे और ज़्यादा करंट फ्लो कराए उसे हम बोल देंगे गुड कंडक्टर। और सिल्वर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर, ये आ जाता है कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो आप इसे याद रखना। अब हम बात करते हैं बैड कंडक्टर की या फिर पुअर कंडक्टर की। यहाँ पे एक्चुअली पुअर आना था, मैंने गलती से बैड लिख दिया, पुअर आएगा। ओके, सो पुअर कंडक्टर वो होते हैं, हम बोल सकते हैं कंडक्टर और अ मटेरियल विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और करंट कम फ्लो करे जिसमें, उसे हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर। और मैं आपको एक बात बता दूं, दैट आयरन इज़ पुअर कंडक्टर एज कंपेयर टू सिल्वर। होता है ये, बट एज कंपेयर टू सिल्वर ये एक पुअर कंडक्टर है, तो आप इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मैंने जब हमारी फर्स्ट क्लास थी मैंने उसमें भी आपको बताया था, यहाँ भी मैं बता देती हूँ। इंसुलेटर हम किसे कहेंगे, अ मटेरियल विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। और आपको पता है अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो करंट बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। मटेरियल विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर नोन एज, या फिर इज नोन एज इंसुलेटर। जैसे कि रबर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। अब हमने पढ़ लिया है कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, रेजिस्टर, गुड और पुअर कंडक्टर। अब हमने ये सब खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओमिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओमिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं विच ओबेज ओम रूल। और ओम रूल क्या बोलता है, that V directly proportion to I, ओके। एंड इसके मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका ग्राफ आप लोगों को मालूम ही है, ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ओमिक मटेरियल, जो ओम लॉ को फॉलो करें और उसके इस ग्राफ को भी फॉलो करें, ओके। अब हम आते हैं नॉन ओमिक पर। नॉन ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। हम यहाँ लिख देते हैं विच डज नॉट फॉलो ओम्स लो, दे आर नोन एज नॉन ओमिक मटेरियल। और उनका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, यहाँ हम ले लेंगे V को, यहाँ हम ले लेंगे I को, ठीक है। और उनका ग्राफ जाता है ऐसा। सो दीज आर नॉन ओमिक मटेरियल जो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I को फॉलो नहीं करते
और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा कर्व जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया है ये एक सर्किट डायग्राम, जिसमें मैं पेन चेंज कर लेती हूँ इतने, ओके, जिसमें ये है हमारी बैटरी, ओके, दिस इज़ आवर की एंड दिस इज़ क्लोज्ड की जिसमें करंट फ्लो करेगा। दिस इज़ आवर एमीटर एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिस जिगजैग से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने एक कॉपर की वायर ली है, ठीक है, और उसकी लेंथ है, मैं इसे एक बार छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉपर की वायर ली है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, और हमने इसे कनेक्ट किया है बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B, मतलब यहाँ हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम एमीटर में हमारी रीडिंग देखेंगे, और एमीटर यूज़ होता है टू मेजर करंट। हमने एमीटर में कोई कुछ भी रीडिंग आई होगी, हमें नहीं पता वो XYZ क्या है, पर हमने उसकी रीडिंग ली है। ठीक है, हम यहाँ पर XYZ लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने दूसरी कॉपर की वायर ली है जिसकी लेंथ है 2L, मतलब इससे डबल। ठीक है, और हमने उसके साथ भी सेम किया, हमने उसे यहाँ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A एंड B हमने लगा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हमने दोबारा एमीटर में जो रीडिंग देखी है, ठीक है, जो करंट की रीडिंग देखी है, हमने देखा है कि ये पहले वाली से हाफ है, मीन्स 1/2 XYZ। तो ये तो हमने बात की करंट की। अगर हम रेजिस्टेंस के उसमें देखें तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस सेकंड वायर का था इज़ डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर। ठीक है, मतलब इस वायर में दुगना रेजिस्टेंस था पहले वाली वायर से, मतलब L वायर से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ वायर। अभी अभी हमने देखा था कि इसका रेजिस्टेंस डबल था एज़ कम्पेयर टू पहले वाला, और ये कौन सी थी, जिसकी लेंथ थी 2L। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा और उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं दैट, ऊपर क्यों नहीं जा रहा ये, ठीक है, दैट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L बट इनवर्सली टू करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। तो ये था हमारा पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो कि है लेंथ ऑफ वायर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की ओर। अब हमारा दूसरा केस आता है, इसमें देखो, इसमें भी हमने वही किया है, मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था पूरा। ओके, तो दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में भी हमने कॉपर की वायर्स लिए हैं। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ अपना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में कॉपर की वायर ली है, बट इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने लेंथ को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि लेंथ के उसमें हम कंटेक्स्ट में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लेंगे कि दो वायर ली हैं, दोनों का एरिया अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट वायर और यहाँ पर सेकंड वायर। तो हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड वायर, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, मैं बड़े ए से इसको डिनोट कर रही हूँ, और दूसरे वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो मैं इसे छोटे ए से डिनोट कर रही हूँ। तो जैसे हमने पहले वाले केस में किया था कि उन वायर्स को ए और बी के जो टर्मिनल्स थे उनके बीच में लगा के देखा था, ठीक है, 1 बाय 1, तो हमने इस केस में भी वैसे ही किया है। ओके, तो हमने जब एमीटर में रीडिंग देखी दोनों की, तो हमने पाया कि जो रीडिंग थी एमीटर की, मतलब एमीटर की रीडिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट की,
ठीक है। इसमें हमने देखा कि इसमें हमने देखा जो फर्स्ट वायर थी उसमें इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली कौन सी थी? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, मतलब जो थिक वायर थी। तो इसमें करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमें ज़्यादा दिखाई दिया, ठीक है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो हुआ एमीटर में। मीन्स अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा इसमें, है ना। और दूसरे केस में क्या हुआ कि उसमें करंट हमें कम शो हुआ एज़ कम्पेयर टू पहले वाली वायर में। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरी वाली वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पहली वाली में, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। अब इससे क्या निकल कर आया कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये इनवर्सली होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और हमें इससे एक बात और पता चली है कि रेजिस्टेंस एंड एरिया आर इनवर्सली टू ईच अदर, देन ऑटोमेटिकली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाले केस में था, इस केस में, ठीक है। तो अभी हमने दो इसके फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम दोनों को करते हैं कंक्लूड कि हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया फाइनली। तो सबसे पहले हमने देखा था इन केस ऑफ लेंथ, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन था एल किया कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। दूसरा हमने देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बिहाफ पर, तो हमने देखा रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितनी थिक वायर होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ही करंट ज़्यादा होगा। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। जब हम इसे कंक्लूड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L बाई A मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू L एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली टू A, ठीक है। बट ये डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम लिखेंगे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, R इज इक्वल टू एंड दिस इज द साइन ऑफ रो, इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। और इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं, मतलब इस सिंबल को हम रो बोलते हैं, वैसे हम इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आप इसे याद रखना। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि R इज इक्वल टू रो L बाय A एंड वी नो रो इज़ आवर रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम रो का फॉर्मूला निकालना चाहें, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अगर हम क्या करते हैं, मैं इसे शॉर्ट ही कर लेती हूँ, ठीक है। अगर हम एरिया को 1 मान लेते हैं और लेंथ को भी 1 मान लेते हैं, तो देखो क्या निकल कर आता है हमारा, रो इज इक्वल टू R। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। मतलब अगर एरिया 1 है और लेंथ भी 1 है तो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। इसे हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is defined as the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हमारे कंडक्टर में, सपोज दिस इज़ आवर
कंडक्टर, ठीक है। इसमें पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और एक इंटरेस्टिंग बात कि रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, बट रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताए भी थे वो फैक्टर्स कि किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। मतलब किसी यूनिट लेंथ में और यूनिट एरिया में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम अब SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, ठीक है, दिस ओम मीटर। तो ये इसकी SI यूनिट है। और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस, जिसमें हम ले लेते हैं मेटल, एलॉय और इंसुलेटर, तो हम बोलेंगे कि अगर मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो सिल्वर है, सिल्वर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम रहती है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और मेटल्स में सबसे ज़्यादा रहती है मरकरी, कितनी, 94 इंटू 10⁻⁻8। तो आप खुद देखो कितना डिफरेंस है ना। तो ये बात थी मेटल्स की। अब हम बात करते हैं एलॉय की, और एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉयज में अगर हम बात करें कि ज़्यादा रेजिस्टिविटी, सॉरी कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, तो वो होती है मैंगनीन। मैंगनीन एक एलॉय है जो कि मिलकर बना होता है कॉपर से, मैंगनीज से, निकल से, ठीक है। और इसकी रहती है 44 इंटू 10⁻⁻6। ये आपको याद नहीं करना है, बस मेरे ये बताने का मकसद ये है कि मेटल और एलॉय और इंसुलेटर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी रहती है, सबसे कम किसकी रहती है। तो आप इसे मतलब इग्नोर भी कर सकते हो। और ज़्यादा रहती है निक्रोम की। निक्रोम की आपने वायर्स भी सुना होगा। तो निक्रोम बना होता है निकल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज से, और इसकी रहती है 100 इंटू 10⁻⁻6। तो ये तो थे एलॉयज। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में हम बात करेंगे वुड की। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रहती है 10⁻8 या फिर 10⁻11, मतलब 8 to 11 के बीच में रहती है, ओके। और सबसे ज़्यादा पेपर 10⁻12। तो हमने कंक्लूड किया, यहाँ हम लिख लेंगे मेटल, यहाँ अलॉय और यहाँ इंसुलेटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स में, देन इन अलॉयज एंड देन इन मेटल। अब आपको इसका मतलब भी समझ आ गया होगा कि अगर मेटल में ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने लग गई तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स में, इसीलिए वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता है। और फिर एलॉय एंड देन मेटल, दिस इज़ द एरो इस तरफ जाएगी, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर में, देन एलॉय एंड देन मेटल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द कनेक्टिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, कि जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। हम सिल्वर भी ले लेते हैं, बट यू नो सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, सो वी प्रिफर ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम ओवर सिल्वर। तो इसलिए कनेक्टिंग वायर्स बनी होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है
कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन की क्यों बनी होती है? क्योंकि इसका फर्स्ट रीज़न है कि इसकी लो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी होने के कारण इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगा एंड मोर ओवर इट डज नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना भी हाई टेम्परेचर हो ये बर्न नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फॉर दीज रीज़न फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें यही लिखेंगे। एंड ऑल्सो इट डज़ नॉट बर्न या फिर ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये मेल्ट नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। दैट्स वाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर मेड अप ऑफ निक्रोम। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। तो हमने जो अभी जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें इसने कहा गया है कि 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब लेंथ इनकी इक्वल है एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है इनका। ठीक है, और एक ही मेटल के ये बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा पीछे किया था जब हमने रेजिस्टेंस मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस निकाला था, है ना। तो हमें ए पार्ट में पूछा है, ए के फर्स्ट पार्ट में नेम द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर बोथ द वायर्स, तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहती है पर रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता रहता है, मतलब वो चेंज हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, एंड सेकंड इसने पूछा है नेम द प्रॉपर्टी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम, और इसमें हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अगर ये डिफरेंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है। और इसने अब बी पार्ट में पूछा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ फायर, में से छोटा कर लेती हूँ, तो बी पार्ट में इसने बोला इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज़ 4 टाइम्स टू द वायर बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर्स। दूसरा हमें निकालना है रेडियाई ऑफ द वायर्स, तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, ओके, तो हमें मालूम है दैट R इज़ इक्वल टू रो L बाय A, ये हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर वायर ए वायर के लिए हम लिखेंगे कि R1 इज़ इक्वल टू रो L A1। हमने L1 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लेंथ हमारी इक्वल है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो हमने यहाँ पर A1 डाल दिया। एंड फॉर वायर बी R2 इज़ इक्वल टू रो L बाय A2। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे कि हमें बोला गया रेशियो निकालना है एरिया का, तो हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को 1 से। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा R2 अपॉन R1। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक मिनट, हाँ, तो R2 अपॉन R1 बचेगा A1 अपॉन A2। ये डिवाइड करने पे ये आया है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि R1 इज़ 4 टाइम्स R2। हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज़ 4 टाइम रेजिस्टेंस ऑफ वायर B। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो अब R1 की जगह हम लिख सकते हैं 4R2, तो R2 अपॉन 4R2 इज़ इक्वल टू A1 अपॉन A2। ठीक है, R2 से R2 गया और A1 अपॉन A2 आया
1/4। तो ये रही हमारी एरिया की रेशियो। ठीक है, सेकंड इसने हमसे पूछा है, कहाँ गया, ये रहा, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वायर। तो हम ये भी निकाल लेते हैं, एरिया तो हमने निकाल लिया है, अब हम रेडियाई का निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपने मैथ से भी पढ़ा होगा, है ना। तो फॉर वायर A1/A2 के लिए ये होगा पाई R1 और पाई R2। पाई तो हमारा कांस्टेंट रहता है तो हमें 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, है ना, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू R1 यहाँ पर स्क्वायर आना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर। इतना आपको आ गया समझ। तो अब R1/R2 का स्क्वायर था और A1/A2 किसके इक्वल था, 1/4 के। तो अब R1/R2 इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ वायर A इज 2 times द रेडियस ऑफ वायर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R2 इज इक्वल टू 2R1। इसलिए हमने बोला कि रेडियस ऑफ वायर A इज़ 2 times द रेडियस ऑफ वायर B। तो ये हमने कर लिया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम आगे, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब इसमें पैरेलल सीरीज़ आएंगी और मतलब पैरेलल आएंगी और एक सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस लगाना है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। पर उससे पहले हम जितना हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, और वो क्वेश्चंस अराउंड 9 क्वेश्चंस हैं आई थिंक। तो अभी हम वो कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, हाउ मच करंट, मतलब करंट निकालना है हमें। और क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस हमको गिवन है 50 ओम और V हमें गिवन है दिस इज़ 220 वोल्ट। ठीक है, और हमें I निकालना है। तो हमें I, V और R का रिलेशन पता ही है, दैट V इज़ इक्वल टू I R, है ना। तो इस फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन निकल जाएगा। जबकि हमें I निकालना है तो I को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V/R। ओके, तो V कितना है, 220/50। तो ये आएगा 4.4 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड टू इतना वोल्ट, माने उसमें भी इतना ही वोल्ट था, इसमें भी इतना ही वोल्ट है, एंड ड्रॉज 20 एम्पियर करंट। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वही फॉर्मूला लग जाएगा V इज इक्वल टू IR वाला। उसमें हमें करंट पूछा था, इसमें हमें R पूछा है, तो R को हम इस साइड ले आएंगे तो R इज इक्वल टू V/I। ओके, तो V कितना है 220 एंड I इज़ 20, तो ये आ गया 11 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 11 ओम। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें V भी गिवन है 0.8 V, और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया था V/I। तो ये आएगा 0.8/0.2, दिस इज 4 ओम। तो रेजिस्टेंस आया है 4 ओम। ओके, सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, और हमें बोला है वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R है, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। ओके, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है हमारा। ठीक है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है दैट R इज इक्वल टू ρL/A, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है,
और आपको एक बात बता दूँ, व्हेन द वायर इज़ पुल्ड, जब हम किसी वायर को पुल करते हैं उसकी लेंथ तो इंक्रीज़ होती है बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब वायर जो होती है वो थिन हो जाती है बट उसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो एल डैश हमने मान ली नई लेंथ जो कि हमने पुल की थी, ठीक है। दिस इज़ 2L, मतलब पुराने वाले की ट्वाइस है ये, ठीक है। और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ ए डैश, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वायर, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, AL, ठीक है। और न्यू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा A डैश L डैश। इतना आ गया आपको समझ। बट हमारा AL कितना था, सॉरी L डैश कितना था, ऊपर चलते हैं देखते हैं 2L है ना। तो हम L डैश की जगह ये लिख देंगे A डैश इन टू 2L, या फिर हम लिख सकते हैं A डैश इज़ इक्वल टू A/2। क्यों, क्योंकि ये L इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यू रेजिस्टेंस की। तो इसमें हम लिखेंगे R डैश इज़ इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। जो कि आएगा, मैं इसे साइड में कर देती हूँ, रो इंटू 2L अपॉन A/2। और ये 2L क्यों आया है ये आपको पता है, A डैश को हमने A/2 क्यों लिखा है ये भी आपको पता है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब आया ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 रो L/A, ठीक है। अब ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने ऊपर टॉप पे लिखा था ना कि R इज़ इक्वल टू रो L/A, वो हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से तो हमारे पास आता है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, दैट R डैश इज़ इक्वल टू 4R, मीन्स द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 4 टाइम इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये था कि जब हमने पीछे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली टू L बट रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली टू A, हमने वायर को पुल किया था, खींचा था, ठीक है। तो मतलब वो वायर लंबी हुई, ठीक है। तो जब वायर लंबी हुई, वायर की लेंथ इंक्रीज़ हुई तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज़ होना ही था, है ना। तो ये इसका मतलब है। और कितना इंक्रीज़ हुआ, 4 टाइम्स, ओके। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है एन एल्यूमिनियम वायर हैज़ डायमीटर इतना, ठीक है। हमें डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ ऑफ वायर। अच्छा ठीक है, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगेगा, R इज़ इक्वल टू रो L/A। हमारे पास एरिया भी है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे पास एरिया R भी है और ये भी है, और मतलब लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हमें लेंथ चाहिए मीटर में, तो हम सारी हमारी जितनी भी हमें चीज़ें गिवन है उसको हम मीटर में लिख लेंगे। डायमीटर कितना था, 0.5 मिलीमीटर। तो इसको मैं डायरेक्ट रेडियस ही बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि रेडियस आएगा एरिया में, πr² में काम, ठीक है। तो रेडियस होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। रेडियस निकल गया हमारा। अब हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी गिवन थी हमारी 2.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, हम देख लेते हैं, 10 ओम, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दें अब हम, रेजिस्टिविटी है, मतलब हम L को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। L इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड रो। तो पाई हमारा होता है 22/7 इंटू आर कितना था 10, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर था 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻8। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, पर आंसर आएगा 70.15 मीटर। हमारी लेंथ आई 70.15, ठीक है। तो मतलब सिंपल था, इसमें थोड़ा ये था कि एरिया की जगह आपको मतलब डायमीटर दिया होता है, डायमीटर से रेडियस निकालना था और रेडियस से एरिया निकालना था, तो ये थोड़ा सा इस वे में ट्रिकी बन जाता है, बाकी ठीक था ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर इतना, डायमीटर कितना हमें गिवन है 0.5 mm, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। मिलीमीटर को हमने मीटर बना दिया। और अब क्या, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें दिया है 10 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट इसने पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ, मीन्स हमें L निकालना है। तो पिछले वाले जैसे ही है, L अगर हम निकालेंगे तो हम लिख देंगे, मतलब पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को हम इस साइड ले आते हैं। L इज इक्वल टू पाई आर डी स्क्वेयर अपॉन 4 रो। यहाँ पे मैंने अब इसे रेडियस में चेंज नहीं किया है, ठीक है, मैंने इसे डायमीटर में ही रखा है। तो हम इसमें लिख देंगे 22/7 इंटू 10, ये रेजिस्टेंस था, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर जो कि डायमीटर था, इंटू 4 इंटू और रो कितना था, हाँ 1.62 इंटू 10⁻�8। काफ़ी लंबा है कैलकुलेशन, पर ये कट के आएगा 121.14 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। दूसरा हमसे पूछा गया है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो स्टेप 2, ठीक है, डायमीटर को हमने डबल कर दिया है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया को हम लिख देंगे पाई, सॉरी ये पाई नहीं है, ये तो ए बन गया, पाई डी डैश, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाएगा, तो हम लिख देंगे R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई डी डैश का स्क्वायर। बट हमें ये बोला है कि डायमीटर को हमने डबल किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 4 रो L अपॉन पाई 2D का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब बाहर आएगा तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये रो है और ये L है, ठीक है, L को मैं ऐसे लिख दूंगी। बट हम जानते हैं दैट दिस इज R, ये जो 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर है वो तो R है, ठीक है। तो
इससे हमारा कंक्लूड हुआ दैट आर डैश इज इक्वल टू 1/4 आर। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, कब? जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल 10 सेंटीमीटर इन लेंथ मीन्स L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हैज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर मीन्स A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ इज़, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी मीन्स रो हमें निकालनी है। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, रो को निकालना है हमें, तो हम इस साइड ले आएंगे। रो इज इक्वल टू RA बाय L। R कितना था? 20 और एरिया कितना था? 2 अपॉन L था 10, तो आ जाएगा 4 ओम सेंटीमीटर। बट हमें इसे मीटर में लाना है। ठीक है, क्योंकि ओम मीटर इसकी SI यूनिट होती है, तो हम इसे ले आएंगे 0.04 ओम मीटर। ओके, सो ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है अ कंडक्टर हैज़ रेजिस्टेंस इतना मीन्स R इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओम, और लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, दिस इज 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी मीन्स रो निकालना है हमें। तो रो का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था RA बाय L। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1 इंटू 0.01 अपॉन 1। ठीक है, तो ये वही आया 0.01 ओम मीटर। ओके, तो ये इजी था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 50 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर। ओके, डायमीटर 1 मिलीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 10 इंटू -3 मीटर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी हमें भी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 रो मीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो A हमें गिवन है नहीं, तो A हम कैसे निकालेंगे? पाई R स्क्वायर। ठीक है, पर R तो हमें गिवन नहीं है, तो हम लिख देंगे पाई D/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू D कितना था? ये रहा। ठीक है, 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये आएगा पाई अपॉन 4, क्योंकि स्क्वायर था ना ये। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। रेजिस्टेंस निकालना था, तो रो L बाय A। ठीक है, तो रो कितना था? 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ थी 50, और एरिया कितना था? पाई बाय 4। ये 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटू 10⁻⁻6, और पाई क्या होता है? 22/7। 7 भी मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो ये पूरा कट के आएगा। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, तो ये पूरा कट के आएगा 1.08 ओम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने हमारे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जितने भी मैंने इसमें डाले थे, बट ये क्वेश्चन है अनसोल्व न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसके यहाँ पर आपके आंसर्स भी गिवन है। ठीक है, तो आपको ये करने हैं फॉर प्रैक्टिस, और अगर नहीं होते हैं तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी किसी वीडियो में। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब जब हम सीरीज़ और पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टर्स को। ठीक है, तो ठीक है, राधे राधे।